हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 12 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक करंट अफेयर आराम से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड तक सेशन को देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहां से आप इसे कलेक्ट कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं 12 फरवरी के सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024-25 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ऊन उत्पादन किस राज्य ने किया है? तो एक रिपोर्ट आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024-25। इसके अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे ज्यादा ऊन का जो उत्पादन है यह किया है राजस्थान राज्य ने। ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान में बहुत ज्यादा भेड़ें पाई जाती है, रेगिस्तानी इलाका है, तो सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन भी राजस्थान राज्य ने किया है। तो ये रिपोर्ट आई है हाल ही में। ओके, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के डेटा को यहां पर कलेक्ट किया गया है और इस आधार पर इस रिपोर्ट को निकाला गया। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा वुल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भेड़ें अगर देखी जाए तो इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा भेड़ों की पॉपुलेशन के मामले में दूसरे स्थान पर है पूरे वर्ल्ड में। और अगर हम वुल प्रोडक्शन की बात करते हैं, ऊन के उत्पादन की बात करते हैं, तो हम पूरे वर्ल्ड में 90वें स्थान पर आते हैं ऊन के उत्पादन में। इंडिया में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन राजस्थान राज्य करता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का टोटल वुल प्रोडक्शन 33.69 मिलियन किलोग्राम रहा है। आपको पता है, जितना भी 100% ऊन का उत्पादन हुआ उनमें से लगभग आधा 47.5% ऊन का उत्पादन अकेले राजस्थान राज्य ने किया है। यहां पर कुछ भेड़ें पाई जाती है, बहुत ही अच्छी किस्म की मानी जाती है, मारवाड़ी चोकला नस्ल, ये भेड़ों की नस्ल है जो कि राजस्थान में देखने को मिलती है। तो इन्हीं से ऊन मिलता है और राजस्थान इंडिया में सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बना है। टॉप 3 की बात करें तो राजस्थान आ जाता है पहले नंबर पर, सेकंड पर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है और थर्ड पर है कर्नाटका स्टेट। रिपोर्ट की बात कर लेते हैं कि जारी कौन करता है। तो रिपोर्ट को जारी किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के नाम से जानी जाती है। इसी के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट है जो कि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट को जारी करता है। तो 2024-25 की ये रिपोर्ट है जो कि अभी 2026 में जारी की गई। सेकंड क्वेश्चन, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स क्या है, किसकी बात करता है, किस आधार पर निकाला जाता है? अगर हम इसकी बात करें ना, तो यह देखता है कि कौन सा देश टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, इन चीजों का यूज कितना ज्यादा डेवलपमेंट में कर पा रहा है। इन सभी के आधार पर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। और इस इंडेक्स में 2025 का ये इंडेक्स अब आया है, इसमें इंडिया को 45th रैंक पर रखा गया है, 45वीं रैंक पर। लास्ट ईयर 2024 का जब इंडेक्स आया था तो इंडिया इसमें 49th प्लेस पर था। अब हमारी 4 रैंक की सुधार हुई है और हम आ गए हैं 45 रैंक पर। रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ना, एनजीओ की तरह काम करता है, नॉन प्रॉफिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट इसका नाम है। तो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट इस रिपोर्ट को जारी करता है। इंडिया की 4 रैंक की सुधार हुई है। 127 देशों को यहां पर रैंक किया गया था और 127 देशों की रैंक में इंडिया को 45th रैंक पर रखा गया। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक क्या थी? 49। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो यूएसए पहले नंबर पर, लगातार चौथे साल यूएसए पहले नंबर पर है। सेकंड पर आता है फिनलैंड और थर्ड पर आता है सिंगापुर। तो यूएसए, फिनलैंड और सिंगापुर ये टॉप 3 हैं। टोटल कंट्रीज 127 थी, इंडिया की रैंक 45 है, लास्ट ईयर 49 रैंक थी। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के बारे में आपको बता चुका हूं। ग्लोबल इंडेक्स है जो कि यह देखता है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कोई भी देश कितना ज्यादा डेवलपमेंट कर पा रहा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कितना बढ़ावा दे पा रहा है। तो यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट, वॉशिंगटन डीसी का इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट।
2020 में इसकी स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। पहले नंबर पर कौन इंडेक्स में? तो यूएसए। इंडिया की कितनी रैंक की सुधार हुई है? कभी क्वेश्चन ऐसा आता है तो 4 रैंक की। 49 से हम आ गए हैं 45th रैंक पर। दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दिल्ली में दिल्ली खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं क्रिकेटर शिखर धवन। अच्छा, है क्या दिल्ली खेल महाकुंभ? है क्या, अगर इसकी बात करें तो देखिए, दिल्ली में जो यूथ है ना, उनको खेलों से जोड़ने के लिए और स्पेशली जो जमीनी स्तर के स्पोर्ट्स टैलेंट है उनको पहचानने के लिए इन गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग प्लेसेस पर इनका आयोजन किया जाएगा। तो 13 फरवरी 2026 से ये शुरू होने वाला है, दिल्ली खेल महाकुंभ है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? शिखर धवन। दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की एक पहल या इनिशिएटिव है दिल्ली खेल महाकुंभ। आयोजन में फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी, रेसलिंग, ऐसे अलग अलग गेम्स दिल्ली में अलग अलग जगह पर आयोजित किए जाएंगे। स्ट्रीट जो टैलेंट होता है ना, जो गरीब वर्ग है दिल्ली में, उनको पहचानना, ऐसे टैलेंट को नेशनल लेवल पर एक प्लेटफॉर्म देना, यह दिल्ली खेल महाकुंभ को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 16 अलग अलग प्लेसेस पर यह आयोजित किए जाएंगे। ठीक है। दिल्ली के स्पोर्ट्स मिनिस्टर की बात करें तो ये है वर्तमान में आशीष सूद। शिखर धवन इंडियन क्रिकेटर दिल्ली से आते हैं और अर्जुन अवार्ड इनको दिया जा चुका है 2021 में खेलों के क्षेत्र में योगदान के लिए। इजी था क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल वुमेन्स डे की यहां पर बात की जा रही है। हर साल नेशनल वुमेन्स डे इंडिया में मनाया जाता है 13 फरवरी को। एक फ्रीडम फाइटर बोल लें हम, समाज सुधारक, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है और इनका नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के आपने इतिहास में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, 1925 में, है ना। तो सरोजिनी नायडू की जयंती है 13 फरवरी को, इसलिए 13 फरवरी को इंडिया में नेशनल विमेंस डे के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, काफी बार जेल भी गई सरोजिनी नायडू। ओके, तो इन्हीं के जयंती के रूप में महिलाओं को सम्मानित करना, समाज सुधारक सरोजिनी नायडू के जीवन पर, उनकी जयंती पर नेशनल विमेंस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। महिलाओं को सम्मानित करना इसका नॉर्मली उद्देश्य है। आपको पता है सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से पुकारा जाता था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत की कोकिला है, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। भारत सरकार ने 2014 में 13 फरवरी को नेशनल विमेंस डे मनाने की घोषणा की थी, पहली बार 2014 में। ओके, सरोजिनी नायडू जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था। वर्तमान तेलंगाना के हैदराबाद जो क्षेत्र है वहां पर, उस वक्त हैदराबाद पूरा एक स्टेट था, तो हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। 1925 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष पूछते तो फिर वो एनी बेसेंट होती 1917 में, लेकिन ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही है। स्वतंत्रता के बाद भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी है सरोजिनी नायडू। यूपी, जो कि उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, 1947 से 1949 तक ये यूपी क्षेत्र की राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू ने काम किया है। काफी बुक्स इन्होंने हमारी आजादी पर लिखी है, समाज सुधार पर लिखी है। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड इन्हीं की बुक है। द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, मतलब जितनी भी बुक है यहां पर ये समझिएगा, ये नॉर्मली एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन जितनी भी बुक है वो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं इतिहास में पढ़ने को मिले, इसलिए हमको इन सारी बुक्स को याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। इतिहास में ये कहीं ना कहीं हमको, जब हम सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़ेंगे तो ये हमको पढ़ने को मिलेगी। सारी नहीं पूछी जाएगी तो एक बार इन पर नजर डाल लेना पॉज करके, और ऊपर ऊपर देख लेना कि हाँ भाई ये बुक्स हैं सरोजिनी नायडू की। चलिए, ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। आप सभी के लिए कंप्लीट जीएस जीके का
आप ई बुक कलेक्शन यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो स्टेट की एग्जाम हो, सेंट्रल में कोई एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो या सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, सभी के लिए आप जीएस के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ई बुक कलेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट ई बुक कलेक्शन आपको यहां पर अवेलेबल है। ओके, बायलैंग्वेज है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। जितने भी जीएस के सब्जेक्ट है वो सब आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और डायरेक्ट वहां से आप इसे अवेल कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़े। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो नेशनल पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन या आत्मनिर्भरता मिशन, इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश राज्य से। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ठीक है ना। तो शुरुआत कहां से की गई? मध्य प्रदेश राज्य से। और आपको पता है इसे लॉन्च किसने किया है? भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है ये? शिवराज सिंह चौहान। अब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश राज्य से ही आते हैं, है ना। मध्य प्रदेश के सीहोर एक जिला है, वो इनका होम टाउन, सीहोर या बुधनी जो क्षेत्र आता है सीहोर में, इनका होम टाउन माना जाता है। वहीं से ये काफी बार एमएलए रहे। तो शिवराज सिंह चौहान जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, इन्होंने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से ही एक स्कीम को हाल ही में लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल पल्सेस या राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भर मिशन। ये स्कीम मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई। उद्देश्य पूरे देश में 1000 नई दाल मिलें खुली जाए और दाल उत्पादन में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो दाल उत्पादन को इंडिया में बढ़ावा देना, किसानों को दालों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, नई जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो उर्वरक हैं अलग अलग तरीके के, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस मिशन के तहत देश भर में 1000 नई दाल मिलें खोली जाएगी। इनमें से 55 तो केवल मध्य प्रदेश में खुलने वाली है ना। दाल मिल स्थापित करने पर सरकार के द्वारा 25 लाख तक की सब्सिडी भी दी जाएगी जो भी दाल मिल स्थापित करेगा, ठीक है। आइडियल कल्टीवेशन के लिए, एक अच्छी कृषि के लिए जो क्लस्टर मॉडल है उसके तहत किसानों को पर हेक्टेयर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और सीड की किट्स भी दी जाएगी, है ना, सीड किट्स। तो मध्य प्रदेश वर्तमान में दलहन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर। अभी भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है और यहीं पर मध्य प्रदेश के सीहोर से नेशनल दलहन आत्मनिर्भर मिशन की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश कैपिटल है भोपाल। मोहन यादव सीएम के पद पर हैं और गवर्नर हैं मंगूभाई पटेल। मध्य प्रदेश में अगर विधानसभा सीटें देखते हैं, लेजिस्लेटिव की सीटें देखते हैं विधानसभा की, तो 230 है। लोकसभा की 29 सीटें देखने को मिलती है और राज्यसभा की एमपी में 11 सीटें देखने को मिलती है। बायोफेच 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर सम्मान किस देश को प्रदान किया गया है? बायोफेच 2026 एक मेले की तरह, एक कॉन्फ्रेंस की तरह इसका आयोजन किया जाता है। बात करेंगे इसकी। यहां पर कंट्री ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है वो इंडिया को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर टी, ठीक है क्या समझो। तो अगर हम बायोफेच 2026 की बात करें तो ये एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ट्रेड फेयर है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जैविक जो उत्पाद होते हैं, जैविक उत्पाद व्यापार मेला इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ट्रेड फेयर है। अलग अलग जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है और जो भी अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए, अच्छा निर्माण कर रहा है, अच्छी उन्नति कर रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, उनको यहां पर प्राइज भी दिया जाता है, ठीक है। तो इसी के तहत कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इंडिया को। इसके पहले 2012 में इंडिया को यह अवार्ड मिला था। अब 14 साल के बाद इंडिया ने फिर से कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ये जो मेला है ना, ट्रेड फेयर, ये जर्मनी के न्यूरेमबर्ग नाम का एक प्लेस है, एक शहर है। यहां पर 10 से लेकर 13 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। कल इसका लास्ट डे। तो भारत की ओर से, भारत का जो नेतृत्व किया है ना, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने भारत को यहां पर रिप्रेजेंट किया है। भारत का
नेतृत्व किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा कंट्री ऑफ द ईयर से था बायोफिच 2026 में, तो ये इंडिया है। ओके, यहां पर काफी सारे प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई गई, जैसे इंडिया ने भी काफी सारे ऑर्गेनिक बासमती राइस, स्पाइसेस, जिंजर, टर्मरिक, काफी केशू की अलग अलग वैरायटी, इनकी प्रदर्शनी लगाई थी। इंडिया ने 5 जीआई टैग प्राप्त राइस की भी यहां पर प्रदर्शनी लगाई थी, है ना। 5 जीआई टैग राइस की बात करें तो इंद्रयाणी, ये हमको महाराष्ट्र की एक राइस का वैरायटी है जिसको जीआई टैग दिया जा चुका है। नवारा केरला की राइस की एक मतलब किस्म है जिसको जीआई टैग दिया जा गया है। गोविंद भोग, ये वेस्ट बंगाल की है। रेड राइस हिमाचल प्रदेश, और चकहाऊ ब्लैक राइस है, ये मणिपुर राज्य को इसका जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये 5 जीआई टैग प्राप्त राइस की भी वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। पहली बार बायोफेच मेला 1990 में जर्मनी में हुआ था। ठीक है, 197 देशों ने यहां पर प्रदर्शनी लगाई थी अलग अलग प्रोडक्ट की। दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर है ये, है ना, ऑर्गेनिक ट्रेड या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ट्रेड फेयर आप इसको बोल लो। वैसे शुरुआत 1990 में हुई थी, लेकिन 1999 में फिक्स कर दिया गया कि जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में ही इसका आयोजन किया जाएगा। तब से यह हर साल जर्मनी में ही आयोजित किया जाता है। बायोफेज के बारे में आपको समझ में आ गया, इसके बारे में तो अब वापस क्या बताना। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि हमारा जिसने नेतृत्व किया है। इस संस्था की स्थापना 1986 में हुई थी। भारत में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट का निर्माण करना, इसको बढ़ावा देना, यह संस्था का मुख्य कार्य है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत यह संस्था कार्य करती है। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग कहां आयोजित हुई है? भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, आपको पता है इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है? 2026 में इंडिया कर रहा है। 2026 में ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो इंडिया में आयोजित किया जाएगा और ये 18th ब्रिक्स समिट होगा 2026 में। 13 जनवरी को भारत ऑफिशियली 18th ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता इंडिया ने संभाली थी। अब बैक टू बैक अलग अलग मीटिंग्स का आयोजन किया जाएगा और फाइनली फिर ब्रिक्स की जो एनुअल मीटिंग होती है वो इंडिया में आयोजित होगी। तो 2026 में अध्यक्षता किसके पास है? इंडिया के पास। अभी इंडिया की लीडरशिप में फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग नई दिल्ली में आयोजित की गई। आपको पता है अलग अलग देशों के जो मतलब अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट करने वाला एक लीडर होता है, उसे कहा जाता है शेरपा। जैसे जिस भी देश में ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजित होगा ना, उस देश में उस देश को रिप्रेजेंट करने वाला एक शेरपा होगा ब्रिक्स का। जैसे अभी इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिक्स को, इंडिया अध्यक्षता कर रहा है, लीडरशिप इंडिया के पास है और अध्यक्षता इंडिया में होगी। तो हमारे जो ब्रिक्स के शेरपा है ना, वो सुधाकर दलेला है। अगर सुधाकर दलेला की बात करें तो ये विदेश मंत्रालय के सचिव है, इकोनॉमिक रिलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशन। ठीक है, तो ये इस पद पर हैं, सेक्रेटरी हैं किस मिनिस्ट्री के? विदेश मंत्रालय के। तो हमारे यहां पर अभी जो शेरपा है जो लीड करेंगे ब्रिक्स को, क्या होता है, शेरपा क्या करते हैं, ब्रिक्स की रूपरेखा तैयार करते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं, कैसे आयोजन होगा, है ना, इन सबको शेरपा देखते हैं। तो ये ब्रिक्स शेरपा मीटिंग अलग अलग देशों के जो लीडर्स हैं ना, उनकी एक मीटिंग है और हमारे जो शेरपा हैं वो सुधाकर दलेला हैं इसमें, इसे याद रखिएगा। थीम क्या रखी गई है ब्रिक्स 2026 की? तो बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये 2026 में ब्रिक्स की एनुअल मीटिंग की थीम है। ब्रिक्स 11 देशों का एक इंटरनेशनल ग्रुप है, जैसा कि मैंने आपको बताया 10 पूरी तरीके से परमानेंट मेंबर बन चुके हैं। सऊदी अरेबिया अभी लाइन अप है, ये भी बहुत जल्दी इसकी सदस्यता ले लेगा। ये जो 11 देश है ट्रेड और इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए आपस में मिलकर काम करते हैं। तो 11 मेंबर कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये शुरुआत से हैं। साउथ अफ्रीका 2010 में 5वां मेंबर बना था और उसके बाद सब लगातार जुड़े।
ब्रिक्स की पहली मीटिंग हुई थी रशिया में 2009 में, और यहीं से ऑफिशियली ब्रिक्स की स्थापना मानी जाती है। लास्ट मीटिंग 17वां एनुअल समिट ब्रिक्स की 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित की गई, और अब 2026 में ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है इंडिया में। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तकें ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर किसके द्वारा लिखी गई है? तो दो बुक्स यहां पर लॉन्च की गई है रिसेंटली। एक है ए माटी कथा कहे, सेकेंड है बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर। इन दोनों बुक्स को लिखा है विश्वभूषण हरिचंदन ने। अब अगर हम विश्वभूषण हरिचंदन की बात करें तो ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल हैं। ओके, बुक को लॉन्च किया है ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में। क्योंकि हरिचंदन की अगर हम बात करें, जो कि छत्तीसगढ़ के गवर्नर है, ये मूल रूप से ओडिशा से आते हैं, तो ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने इनकी दोनों बुक्स को लॉन्च किया है। पहली बुक ई माटी कथा कहे ओडिया भाषा में लिखी गई है। ओके, सेकेंड बख्शी जगबंधु, दोनों बुक की एक एक करके बात करते हैं। बख्शी जगबंधु की बात करें, द ग्रेट कमांडर, तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने काम किया है, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं या फिर कमांडर के रूप में इन्होंने काम किया। 1817 में एक पाइका नाम का एक विद्रोह हुआ था, उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया था, तो इनके जीवन पर बेस्ड है। सेकेंड ई माटी कथा कहे, ओडिया भाषा में ओडिया निबंधों का एक संग्रह है। ओडिया भाषा के काफी सारे क्रांतिकारी अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ पर एक संग्रह छोटी छोटी कथाओं में लिखा गया है, जैसे भगवान जगन्नाथ के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, और डेमोक्रेसी इंडिया की जो रही है, तो इनके बारे में कलेक्टिवली यहाँ पर एक ऐसे के रूप में देखने को मिलता है, निबंध संग्रह देखने को मिलता है ओडिया भाषा का, ए माटी कथा कहे। तो ये विश्वभूषण हरिचंदन की दोनों बुक्स हैं। ये बीजेपी के एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के ये गवर्नर रहे हैं, और रिसेंटली ये छत्तीसगढ़ के गवर्नर के रूप में कार्यरत है। इनको कलिंगा रत्न अवार्ड 2021 में दिया गया था, जो कि ओडिशा सरकार के द्वारा ओडिशा के किसी व्यक्ति को दिया जाता है। यहां पर इनकी इमेज आप देख सकते हैं। चर्चा में रहे आदित्य पंड्या किस क्षेत्र से संबंधित है? आदित्य पंड्या ये एस्ट्रोनॉट है, भारत के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट, लेकिन एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने हैं। भारत के सबसे युवा एनालॉग एस्ट्रोनॉट 17 साल की उम्र में कौन है? आदित्य पंड्या। सर ये एनालॉग एस्ट्रोनॉट क्या होता है? एनालॉग अंतरिक्ष यात्री ये क्या है? देखिए क्या होता है, एनालॉग मिशन समझिए कि क्या होता है। पृथ्वी पर ही ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की जाती है या ऐसी परिस्थितियों वाले क्षेत्रों को चुना जाता है जो कि अंतरिक्ष से मेल खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लद्दाख जैसा क्षेत्र जहां पर भयंकर ठंडक है ना, जहां पर ग्रेविटी का स्तर कम रहता है और सारी जो कंडीशन है वो अंतरिक्ष जैसी देखने को मिलती है, तो वहां पर एस्ट्रोनॉट को ट्रेन किया जाता है, और जो एनालॉग मिशंस को पूरा कर लेता है सफलतापूर्वक वो एनालॉग एस्ट्रोनॉट कहलाता है। अभी अंतरिक्ष में नहीं गए, लेकिन ये एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने हैं, भारत के सबसे कम उम्र के, ठीक है। तो गुजरात के कच्छ जिले में धोलावीरा में एक मून लाइक सिमुलेशन मिशन को इन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया है। एनालॉग मिशन था ये, अक्का स्पेस स्टूडियो, इसके द्वारा इसे आयोजित किया गया था एनालॉग मिशन को, जो कि इसरो के द्वारा पंजीकृत एक स्पेस ट्यूटर है। इसरो के द्वारा पंजीकृत, ये ट्रेन करता है हमारे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको। तो आदित्य पंड्या मुख्य रूप से गुजरात से ही आते हैं और इन्होंने इस चैलेंज को पूरा किया है। तो 17 वर्षीय आदित्य पंड्या भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट हाल ही में बने हैं। अक्का स्पेस स्टेशन 2024 में स्थापित हुआ था, भारतीय एक प्राइवेट कंपनी है ना। स्पेस आर्किटेक्चर और एनालॉग स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में ही यह संस्था काम करती है और इसरो के द्वारा रजिस्टर्ड संस्था है। भारत ने हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम किस देश के साथ शुरू किया है? हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम, तो इंडिया ने हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम फरवरी 2026 में शुरू किया है नीदरलैंड के साथ। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक मिशन है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसी के तहत इसी को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया और नीदरलैंड ने मिलकर
हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया। भारत में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी ने यह जानकारी दी है, नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है प्रोग्राम को। इसका उद्देश्य क्या है समझो, जो इंडियन साइंटिस्ट है ना, उनको नीदरलैंड के जो एडवांस्ड हाइड्रोजन इकोसिस्टम है उनके बारे में बताना, उनका प्रशिक्षण दिलवाना, ताकि भारत में हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को इन फ्यूचर और ज्यादा स्पीड से बढ़ावा दिया जा सके। तो इंडिया के जो आईआईटीज है, 19 इंडियन आईआईटीज और नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिन, इन दोनों के बीच में यह समझौता हुआ है, एमओयू साइन किए गए। अब यहां यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग साइंटिस्ट है वो भारत के आईआईटीज के जो छात्र हैं उनको यहां पर ट्रेन करते हुए दिखाई देंगे। तो इंडिया और नीदरलैंड के बीच में हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम को हाल ही में लॉन्च किया गया। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसकी बात हुई है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। 4 जनवरी 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य रखा गया था कि 2030 तक भारत 5 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके प्रोडक्शन की कैपेसिटी को हासिल कर ले। कितना? 5 मिलियन मीट्रिक टन। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है और इस मिशन के लिए 19,700 करोड़ से अधिक का प्रारंभिक बजट दिया गया था। 2030 तक इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनाना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य है। तो जारी कब किया गया? 2023 में। इजी। तो 12 फरवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस करें। अब आइए हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 79th संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह जीता है सर्विसेज की टीम ने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया गया। स्पीकर को हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? तो यह है आर्टिकल 94 का सब क्लॉज सी। थाईलैंड के पुनः प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त किए गए? तो ये नियुक्त किए गए अनुतिन चारनवराकुल। अमरावती क्वांटम वैली किस राष्ट्रीय मिशन के तहत विकसित की जा रही है? तो नेशनल क्वांटम मिशन के तहत। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 फरवरी को। केरल की पहली पूर्णतः दृष्टि बाधित महिला जज कौन बनी है? तो यह बनी है थान्या नाथन सी। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस देश के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष विकास पैकेज घोषित किया? तो यह है सेशेल्स। एक्सरसाइज मिलान 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेडल टैली में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान रहा 7th। लाइफ लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ अ जज पुस्तक किस न्यायाधीश के द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है किसके द्वारा? एन आनंद वेंकटेश। तो ये सारे करंट अफेयर कल के थे, रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। 2026 में कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए? तो ये 131 लोगों को दिए गए। लैपटॉप का आविष्कार किया था एडम ऑसबॉर्न ने। और पावर पॉइंट में ड्राइंग टूल्स किस टैब में आता है? तो ये होम और उसके बाद ड्रॉ टैब में ये देखने को मिलता है। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर, सभी स्टूडेंट के लगभग सही आंसर आए थे आज। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही सिंपल है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ईयर, ठीक है, और प्लेस। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? यह भी सिंपल। और पंखे का आविष्कार किसने किया है या किया था? तीनों क्वेश्चन को नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे की करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।